हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लियस। और पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मैंने ये जो टॉपिक था बोला था कि खुद पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने बेसिक और स्टार्टिंग से मेरे लेक्चर देखते आ रहे होंगे तो आपको ये इजी वे में समझ आ जाएगा कि इसमें है क्या। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने न्यूक्लियस पढ़ना है, न्यूक्लियस एंड ये आगे हम सभी पढ़ेंगे टॉपिक लाइक साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलिस जो भी रहती हैं, ठीक है। हमारे सेल में ये सभी पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, सेल में जो जो पार्ट्स आते हैं, ठीक है, डिटेल में। तो वैसे तो आपको इसका बेसिक मालूम है, जैसे आपने 11th 12th 10th 9th में पढ़ा है, ठीक है। बट आज हम फिर से ये पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमने पूरा, जैसे कि हमने बोला है कि पूरा एक एक जो पेज है हम पूरा वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे पूरी बुक को, ठीक है। मैं रिवाइज कराऊंगी आपको, ठीक है, पढ़ाऊंगी। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू द वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस इज यूजुअली अ स्फेरिकल और ओवल ऑर्गेनेली। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस जो रहता है, ये पूरा न्यूक्लियस की यहाँ पर फिगर दी गई है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप होती है एंड ओवल ऑर्गेनेली होती है, ठीक है। द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन द सेल, जो हमारा सेल रहता है उसमें बड़ी ऑर्गेनेली कौन सी है, न्यूक्लियस ही हमारे सेल में एक लार्जेस्ट ऑर्गेनेली पाई जाती है। इट कंटेन द हेरिडिटरी यूनिट्स, इसमें क्या रहती हैं, हेरिडिटरी यूनिट्स रहती हैं सेल की। हेरिडिटरी यूनिट्स कौन सी होती हैं, जीन्स। जीन से आगे जाके डीएनए बनेगा, हेरिडिटरी मटेरियल जो बनता है जीन से बनता है ना, तो वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट रहती है जीन्स, वो भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि फिगर 3.12 में आपको न्यूक्लियस दिखाया गया है, ये पूरा न्यूक्लियस है और यहाँ पे इसके बीच में न्यूक्लियोलस है, ठीक है। इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व है, जैसे कि न्यूक्लियर की जो लेयर होती है ना वो है। यहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स दी गई हैं और जो ये पूरा इसमें है मटेरियल जो पूरा, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। लाइक जो ये लिक्विड फिलिंग है न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जो इसमें छोटे छोटे लाइक ऐसे है ना डॉट्स वाले, दैट इज क्रोमैटिन, ठीक है। ये सभी पार्ट्स हैं न्यूक्लियस के, ठीक है। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ये पूरे जो सेंटर है, कंट्रोल सेंटर सेल का, ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल सेलुलर स्ट्रक्चर एंड डायरेक्ट मनी सेलुलर एक्टिविटी। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है सभी सेलुलर स्ट्रक्चर्स को एंड जितनी भी सेल की स्ट्रक्चर्स रहती हैं, एक्टिविटीज़ रहती हैं, उन सभी को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस हैज़ टू इम्पॉर्टेंट रोल, अभी यहाँ पर रोल लिखे गए हैं, न्यूक्लियस क्या क्या फंक्शन प्ले करता है, ठीक है। इट डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन इन द सेल बाय ट्रांसक्राइबिंग और ट्रांसलेटिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन डीएनए इनटू अ स्पेसिफिक प्रोटीन एंजाइम दैट डिटरमाइन द सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो फर्स्ट इसका जो फंक्शन है, फर्स्ट रोल है इसका, ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो सेल के अंदर रहती है केमिकल रिएक्शन उसको करवाता है। उसको क्या करता है, जो हमारा आगे जाके आप पढ़ेंगे ट्रांसक्राइबिंग एंड ट्रांसलेटिंग, ठीक है, इसी चैप्टर में, ठीक है। वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है डीएनए के अंदर, कोई भी प्रोटीन रहता है, ठीक है, उसको आगे जाके कैसे मेटाबोलाइज करना है वो इसका काम है। उसके बाद आता है इट कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया था, इसमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है जीन्स, दैट इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन फ्रॉम वन जनरेशन टू ऑफ द सेल टू द नेक्स्ट एंड इवेंचुअली फ्रॉम वन जनरेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या जो रहता है, जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, जो जीन्स रहते हैं, ठीक है, वो ट्रांसफर होते हैं एक सेल डिवीजन, एक सेल है पूरा, ठीक है, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो दूसरे सेल्स को भी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो वन जो सेल होता है उसके बाद ये नेक्स्ट सेल में उसकी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो जाती है, ऐसे ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आ जाता है हमारा, ऑलमोस्ट ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियाई, सभी सेल्स के पास न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। मैच्योर आरबीसी विच डू नॉट हैव न्यूक्लियाई और डीएनए आर इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एमआरएनए। तो जो, अगर आपको कोई पूछे जो मैच्योर आरबीसी रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, और उसमें डीएनए भी नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस में ही क्या होता है, डीएनए पाया जाता है ना, हेरिडिटरी मटेरियल, उसमें डीएनए भी नहीं रहता आरबीसी में, और वो इनकैपेबल होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए को प्रोड्यूस करने के लिए इनकैपेबल होता है, ठीक है। देन दे कैन नॉट सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन्स, डुप्लीकेट देमसेल्व एंड परफॉर्म टिपिकल सेलुलर एक्टिविटी। तो उसके लिए अगर उसमें डीएनए नहीं पाया जाएगा तो वो क्या करेगा, कोई भी
प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस करेगा। आरएनए भी नहीं है, डीएनए भी नहीं है, तो आरएनए करता है प्रोटीन प्रोड्यूस, तो वो उसके साथ कोई भी प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करेगा, नया प्रोटीन, ठीक है। वो अपने आप को क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा एंड परफॉर्म जो भी सेलुलर एक्टिविटी रहती है टिपिकल कॉम्प्लेक्स वाली, उसको परफॉर्म करता है। आरबीसीज हैव रिलेटिवली शॉर्टर लाइफ स्पैन। आरबीसी का जैसे कि आपको पता है 120 डेज का लाइफ स्पैन रहता है, ठीक है। शेप, लोकेशन एंड नंबर, उसके बाद इसकी शेप बताई गई है और लोकेशन और नंबर। शेप, लोकेशन एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियस वेरी डिपेंडिंग ऑन सेल टाइप। सेल के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है उसकी शेप क्या रहेगी, उसका लोकेशन कहाँ पर रहेगी, उसका नंबर क्या रहेगा, ठीक है। उसकी जो न्यूक्लियस रहता है उसकी डिपेंड करता है उसकी न्यूक्लियस की शेप पर, ठीक है। उसके बाद द न्यूक्लाई आर यूजुअली समवट स्फेरिकल एंड आर लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द सेल। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो न्यूक्लियस रहता है वो क्या होता है, स्फेरिकल शेप का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। बट वो कहाँ पर रहता है, सेल के सेंटर में रहता है, ठीक है। फिरमली अबेंडेंड इन द साइटोप्लाज्म, जैसे पूरा इम्बेंट रहता है साइटोप्लाज्म जो रहता है ना लिक्विड सेल का, उसमें बीच में इम्बेड रहता है। बट दे कैन बी elongate and can be formed at the base of tall cells, can be flattened against the plasma membrane of compact cells, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो elongate होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसने उन्होंने कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल्स कंटेन सिंगल न्यूक्लियस, ज़्यादातर जो भी हमारे सेल्स रहते हैं उसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। बट स्केलेटल मसल्स फाइबर आ फ्यू अदर सेल्स कंटेन अ सेवरल न्यूक्लियाई। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दी गई है स्केलेटल मसल फाइबर। यहाँ पर आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि कौन सा ऐसा सेल है, और ऑप्शन आ सकती हैं जिसमें ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो आपका आंसर रहेगा स्केलेटल मसल फाइबर। और भी बहुत सारी सेल्स हैं जिसमें ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उसके बाद ये पूरी फिगर रही, ठीक है, आपके पास न्यूक्लियस की, और उसके बाद ये फिगर को एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया है कि जो न्यूक्लियस जो लेयर रहती है, ठीक है, उसके बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको बताई गई है न्यूक्लियर इन्वॉल्व के बारे में, तो इसे लेयर भी आप बोल सकते हैं। न्यूक्लियर इन्वॉल्व इज अ डबल बाइलेयर मेम्ब्रेन, तो ये डबल रहती है और बाइलेयर रहती है, ठीक है, मेम्ब्रेन, नॉट अ सिंगल बाइलेयर। जैसे कि मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या था, बाइलेयर थी। वो कैसे बाइलेयर थी, जैसे यहाँ पर लिपिड्स की जो लेयर थी, ठीक है, ऐसे ऊपर थी और एक यहाँ पर नीचे भी थी, ठीक है। तो इसे क्या बोल दिया गया था, बाइलेयर, एक और दो, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाती थी, बाइलेयर। और यहाँ पर क्या है, डबल बाइलेयर। डबल बाइलेयर का मीनिंग क्या है, लाइक ये एक लेयर हो गई पूरी मिलाकर एक हो गई, ठीक है। ऐसे ही दूसरी भी होगी जो कि वो भी बाइलेयर ही होगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, उसके बाद डबल बाइलेयर बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ये क्या है, डबल बाइलेयर पूरी मिलाकर, ठीक है। तो ऐसी ये लेयर होती है न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, दैट हैज़ टू डिस्टेंट मेम्ब्रेन विद द नोटिसेबल स्पेस बिटवीन दैम। तो ये दो डिफरेंट डिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट जो लेयर्स रहती हैं उसमें स्पेस रहती है यहाँ पर, ठीक है। तो स्पेस रहती है उनमें, ठीक है। बोथ द इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दोनों ही जो लेयर हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर हैं, ये भी फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, ठीक है। तो उनमें स्पेस रहती है इन दोनों में, ठीक है। उसके बाद बोला गया है इट कंटेन मैनी ओपनिंग कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स गिविंग न्यूक्लियस द अपीयरेंस ऑफ विफल बॉल। These water-filled nuclear poles allow most ions and water-soluble molecules to shuttle between the nucleus and cytoplasm। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पोर्स हैं, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। जो ये न्यूक्लियर पोर्स रहती हैं वो क्या होती हैं, जो विफल बॉल होती है, आप गूगल पे सर्च करना विफल बॉल और इमेज देखना तो आपको दिख जाएगी, ये एक बॉल रहती है, ठीक है। एंड ये क्या होती है, वाटर से फिल होती है ये जो पोर्स रहती हैं, और इसके साथ क्या होते हैं, आयंस जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल रहते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म, जैसे न्यूक्लियस के बाहर गए और साइटोप्लाज्म में चले गए, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आ गए, ऐसे इनका चलता रहता है। उसके बाद न्यूक्लियर पोर्स आर अबाउट 10 टाइम लार्जर इन डायमीटर देन द चैनल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दस परमिट पैसेज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल सच एज आरएनए एंड वेरियस प्रोटीन। यहाँ पर आपको एक
बताया गया है पॉइंट न्यूक्लियर पोर्स के बारे में। न्यूक्लियर जो पोर्स रहती हैं यहाँ पर, ठीक है, इन जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसमें चैनल्स रहते थे ऐसे, जैसे इंटीग्रल प्रोटीन रह गया, ठीक है, इससे जो बाहर का मटेरियल था वो ऐसे अंदर को आता था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जैसे सेल यहाँ पर है, सेल के अंदर आ जाता था बाहर का मटीरियल सेल के, ठीक है। तो इसमें क्या रहती हैं, पोर्स रहती हैं। पोर्स क्या रहती हैं, 10 टाइम्स लार्जर, ज़्यादा लार्ज होती हैं, 10 टाइम्स जो इसकी पोर्स से लार्जर होती है, ठीक है, चैनल से। तो इसीलिए इसमें से लार्ज मॉलिक्यूल भी पास कर सकते हैं, जैसे आरएनए भी, प्रोटीन्स भी, वो सभी पास कर सकते हैं। उसके बाद पोर्स मेक इट पॉसिबल फॉर लार्ज मटेरियल टू एंटर एंड लीव द न्यूक्लियस एंड ऑल्सो फॉर द न्यूक्लियस टू बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इसकी पोर्स रहती है ना, वही इसको एक अच्छा करेक्टर बनाती है। जैसे इससे पॉसिबल हो सकता है लार्ज मटेरियल इसके अंदर आ सकता है, इसके बाहर जा सकता है। ऑल्सो फॉर द न्यूक्लियस टू बी और ये जो मेम्ब्रेन रहती है ना प्लाज्मा और जो साइटोप्लाज्म रहता है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है आगे जाके पढ़ेंगे, उसकी मेम्ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ज़्यादातर ये रहती है। उसके बाद हमारा आ जाता है जो सेंटर पोर्शन है न्यूक्लियस का, दैट इज न्यूक्लियोलस। इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। सेल न्यूक्लियस यूजली कंटेन वन और मोर डार्क स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड मास कॉल्ड न्यूक्लियोली। तो ये लिटिल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, छोटा न्यूक्लियस भी इसे बोलते हैं, और ये ज़्यादा डार्क होता है और एक पाया जाता है एक न्यूक्लियस में, ठीक है, और इसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्ली आर एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। दिस प्रोटीन असिस्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ राइबोसोम। तो जो ये है न्यूक्लियोलस, ठीक है, और इसे न्यूक्लियो भी बोलते हैं। न्यूक्लियो कैसे बनता है, जैसे बहुत सारे प्रोटीन आ गए एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, आरएनए आ गए, डीएनए हो गए, ठीक है, तो वो जब ये सारे अटैच हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है राइबोसोम की, ठीक है, उसमें। तो यही फॉर्मेशन बताई गई है। उसके बाद न्यूक्लियोलस इज द प्री असेंबली पॉइंट फॉर राइबोसोम। राइबोसोम कंटेन द टाइप ऑफ आरएनए कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए, आरआरएन, ठीक है। राइबोसोम आर पार्शियली सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस बिफोर दे पास इनटू द साइटोप्लाज्म थ्रू द पोर्स ऑफ इन्वॉल्व। तो इसमें क्या हो जाता है, जो राइबोसोम होता है वो पार्शियली सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियोलस में, ठीक है, थोड़ा सा न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज हो गया आधा, एंड उसके बाद वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म में पास कर जाता है। जो पोर्स रहती है, इसकी जो पोर्स रहती है, उसके बाद उसमें साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और वहाँ पे जाके क्या करेगा, उसके बाद सम ऑफ द राइबोसोम अटैच टू द, कुछ क्या करते हैं, जैसे आपने रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखे हैं ना, तो रफ में ऊपर राइबोसोम्स रहते हैं, ठीक है, वेयर दे असिस्ट इन सिंथेसाइज, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन को जो है प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद इसके अनदर आ जाते हैं इसके पार्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाता है, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। द इंटीरियर मास ऑफ द न्यूक्लियस इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो ये सारा इंटीरियर पार्ट है न्यूक्लियस का, दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्मा, सॉरी, विच कंटेन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म कॉल्ड क्रोमैटिन। इसमें क्या पाया जाता है, ज़्यादातर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो वो कौन सी फॉर्म में क्या रहता है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कंसिस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन विच आर लूजली पैक्ड एंड फॉर्म दिस नेटवर्क इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल। तो क्रोमैटिन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है डीएनए का एंड प्रोटीन का। प्रोटीन है दोनों, और डीएनए मिलकर क्या बनाते हैं हमारे, क्रोमैटिन, विच आर लूजली पैक्ड, और ये लूजली पैक्ड रहते हैं, फॉर्म अ नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है, और ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स रहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्ट्रैंड ऑफ प्रोटीन रिच क्रोमैटिन कंडेंस एंड बिकम अरेंज्ड इन द कॉइल थ्रेड रॉड शेप्ड बॉडी कॉल्ड क्रोमोसोम। उसके बाद जब सेल डिवीजन होती है तब ये क्या करते हैं, प्रोटीन के जो स्ट्रैंड्स रहते हैं वो एक दूसरे के साथ कंडेंस होने लग जाते हैं, ठीक है, मिलने लग जाते हैं, अरेंज, और ऐसी फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, ऐसे थ्रेड की तरह, धागे की तरह लगते हैं, ठीक है, और रॉड शेप्ड लगते हैं, जैसे हम ऐसे रॉड नहीं लेते कोई भी मेटल रॉड, ऐसे लगते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, विच स्टोर द हेरिडिटरी मटीरियल इन सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स। तो जीन्स की फॉर्म में ये हमारा जो हेरिडिटरी मटीरियल है उसे स्टोर करते हैं। जीन्स आर लोकेटेड अलोंग द क्रोमोसोम इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड पोजीशन। जो जीन्स रहते हैं वो क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस रहती है, स्पेसिफिक पोजीशन रहती है उनकी। इनफैक्ट द सीक्वेंस एंड पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन ईच जीन क्रिएट द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन। आगे जाके आप सभी पढ़ोगे जैसे जीन कोड क्या, जेनेटिक कोड क्या होता है, जीन कैसे क्रिएट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जैसे मैंने आपको पढ़ाया। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन की पूरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए।
उसके बाद हमारे क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। ईच क्रोमोसोम इज थॉट टू बी अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। जो भी क्रोमोसोम रहता है, एक क्रोमोसोम एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल रहता है, हाईली फोल्डेड। तो वो बहुत ज़्यादा फोल्ड होता है, कॉइल होता है। जैसे यहाँ पर हम ले लें, बहुत ज़्यादा कॉइल होगा, फोल्ड होगा, ठीक है, ठीक है। एंड कंबाइंड विद वैरायटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, इसमें बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल भी कंबाइन रहेंगे। थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक क्रोमैटिन अपीयर्स लाइक अ पीड ऑन द स्ट्रिंग। तो जब हम इसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्रोमैटिन कैसे लगेगा, जैसे कि हमने एक ऐसे धागे में बहुत सारे बीड्स लगा दिए हों, ऐसे मणके डाल दिए हों। तो उसके बाद आपको ये वाले दो दिए गए हैं पॉइंट, जिसमें आपको पूरी स्ट्रक्चर समझाएगी। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम डीएनए की स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। और आई होप यू ऑल आर लाइक द वीडियो एंड टिल देन बाय बाय, आई विल सी इन अनदर वीडियो, बाय बाय एवरीवन।